वेलकम टू टोटल एग्जाम। लास्ट क्लास में हमने मैथ्स का प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 किया था। अब हम पार्ट सेकंड करने वाले हैं। तो देखते हैं कि पार्ट सेकंड में कैसे कैसे किस टाइप के क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो फेस करने हैं और उनको हमें जल्द से जल्द क्वेश्चंस के आंसर लेके आने हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। The difference between the cost price and selling price of an article is 360 if the profit is 20%, then selling price is। क्वेश्चन को देखेंगे जरा आप लोग। कह रहा है कि वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर जो है वो 360 रुपए, यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य बताइए। तो देखेंगे क्या कि 20% क्या है, हमारा प्रॉफिट है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास क्या बनती है, एक सेकेंड। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास क्या बनती है, 1/5। कैसे बनती है, तो ये हमारा 20%, ये हमारा 20 डिवाइड बाय 100% फ्रैक्शन में लाने के लिए 1/5। यानी अगर मेरा 5 जो है वो अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है, वो अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है तो उससे एक बढ़ करके वो सेल कर रहा है। यानी कितने में सेल कर रहा है वो, यानी अगर मेरा 5 रुपए जो है वो सीपी है तो 1 रुपये बढ़ा करके यानी वो 6 रुपए में किसी चीज को सेल कर रहा है, यानी सेलिंग प्राइस। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो डिफरेंट है, डिफरेंस जो है वो अगर 360 है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस है 1। और क्वेश्चन कह रहा है कि कितना डिफरेंस है, 360। यानी ये जो एक यूनिट है वही 360 के इक्वल रहेगी। ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमने यहाँ तो निकाल दिया। कह रहा है कि विक्रय मूल्य बताएं कि विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, अगर एक यूनिट की वैल्यू 360 है तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 6 यूनिट की वैल्यू होगी हमारी 6 × 360 यानी कि 21। और ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये डी, 21600। आंसर आई बात आप लोगों को समझ में। देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 20% जो है वो उसको प्रॉफिट होता है, यानी कि अगर वो 5 रुपए में किसी चीज को खरीद के लाया है तो उसने 6 रुपए में किसी चीज को बेचा है। तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू से निकाली कि हाँ जी, एक यूनिट की एक्स्ट्रा वैल्यू निकल ली है, वही किसकी इक्वल है, तो 360 की इक्वल है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 6 यूनिट यानी कि हमसे सी भी पूछ रहा था, तो हमने निकाल दिया 6 × 360 यानी कि 21600। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे हम। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि एक टेबल है, उसको 12% की हानि पर बेचा जाता है, और एक बुक है उसको 19% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है। और 160 रुपए का उसको प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर वह टेबल को 12% के प्रॉफिट पर बेचे और 16% की हानि पर किसी बुक को बेचे तो उसको 40 रुपए का नुकसान हो जाता है। तो वो पूछ रहा है कि एक मेज और एक किताब की कीमत के बीच का अंतर बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इसको एक बार देखिए, अच्छे से देखिए। देखेंगे इसको करना कैसे है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। हाँ। कह रहा है कि एक टेबल को 12% की हानि पर और एक किताब को 19% के लाभ पर बेचता है तो उसको 160 रुपए का प्रॉफिट होता है। ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे देखेंगे, कहाँ गई स्लाइड हमारी, ये आ रही। ठीक है। एक टेबल है, टेबल को मैं टी लिखूंगा और बुक को मैं बी लिखता हूँ। ठीक है। टेबल को -12% यानी कि 12% की हानि पर वो किसी टेबल को बेचता है, और बुक को वह 19% के लाभ पर, किसी एक बुक को बेचता है, तो उसको कुल 160 रुपए का प्रॉफिट होता है। ठीक है। 160 रुपए का उसको प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर वह टेबल को, लेकिन अगर वह टेबल को 12% के प्रॉफिट पर बेचे, 12% के प्रॉफिट पर किसी टेबल को बेचे
और बुक को वह 16% की हानि पर बेचे तो उसको कुल 40 रुपए की हानि होती है। 40 रुपए की हानि मतलब माइनस का 40। ठीक है, यहां तक क्लियर है? देखेंगे आप लोग, जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला था सेम मैंने वैसे लिख दिया है कि एक टेबल को 12% की हानि पर बेचता है, वह बुक को 19% के लाभ पर बेचता है तो कुल उसको 160 रुपए का प्रॉफिट होता है। वहीं अगर वह टेबल को 12% के लाभ पर बेचे और किताब को और सॉरी और जो बुक है उसको अगर 16% के लॉस पर बेचे तो उसे कुल 40 रुपए की हानि होती है। तो पूछ क्या रहा है हमसे, तो किताब और उस टेबल के बीच का अंतर बताएं, उन मूल्य के बीच का अंतर बताएं। तो सबसे पहले हम उन दोनों का जो मूल्य है वो बताना पड़ेगा कि उनका मूल्य क्या है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, देखेंगे। अब हम इसको माइनस करेंगे कैसे, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा पूरी तरीके से। ये प्लस है, माइनस है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 3% बुक इजिकल टू, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 120। यानी जो 3% बुक जो है वो 120 रुपए के बराबर है। अगर 3% बुक 120 रुपए के बराबर है तो 100% बुक किसके बराबर होगी, कैसे करेंगे, 120 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों, क्योंकि हमें 100 यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। इसको काटेंगे तो आएगा 4। यानी जो बुक का जो प्राइस है वो कितना है हमारे पास, 4000 रुपए। ये हमारा बुक का प्राइस आ चुका है। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन हमसे बुक का प्राइस नहीं पूछा है, क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा था, देखेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, हमने बुक का प्राइस तो निकाल दिया लेकिन पूछ क्या रहा है वो कि एक मेज और एक किताब के बीच की कीमत के बीच का अंतर ज्ञात करें। देखें, यानी कि हमें पहले सिर्फ बुक ही नहीं, हमें मेज का भी रेट जो है निकालना पड़ेगा। तो चलेंगे निकालते हैं इसको। हमने बुक का रेट निकाल दिया। अब हमें निकालना किस चीज का है, हमें निकालना है टेबल का रेट, कि टेबल का क्या रेट होगा। उसको निकालने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट करेंगे, यानी बी को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो कैसे, -12% टी प्लस 19% को मैं नीचे लिख सकता हूँ, यानी कि अपॉन में 100 मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू मेरे पास 4000 है तो यहाँ लिख दूंगा 4000। देखेंगे इसको थोड़ा सा और गैप में लिखते हैं, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। -12 टी प्लस 19 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 4000 सॉरी 4000। क्यों, क्योंकि बी की जो वैल्यू 4000 है और इजिकल टू कितना है हमारे पास 160। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे इक्वेशन में इसको रख दिया, किसको, बुक की जो वैल्यू आई है हमने उसको इक्वेशन में रख दिया। अब देखेंगे ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 19 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 40 से तो आएगा हमारा 760 इजिकल टू 160। और यहाँ पे सेम एज इट इज माइनस का 12% टी एंड देन प्लस। ठीक है, यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं करना क्या है कि ये 760 जो है ना, अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -12%। और मैं इसको 160 इधर ले आऊँ या फिर 760 उधर ले आऊँ, बात एक ही है। तो क्या होगा, ये इजिकल टू 760 माइनस माफ कीजिएगा 160 माइनस 760। अगर मैं इसको इससे माइनस करता हूं तो क्या वैल्यूज आएंगी मेरे पास, देखेंगे क्या आएगी 600। क्या आएगी 600, लेकिन माइनस का इजिकल टू -12% ऑफ टी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखेंगे क्या, इस माइनस से इस माइनस को हम कैंसिल कर देंगे। अब हमें निकालना क्या, टी की वैल्यू। अगर 12% जो टेबल है वो 600 रुपए के इक्वल है, अगर 12% जो टेबल है वो 600 रुपए के इक्वल है तो 100% टेबल की वैल्यूज क्या आएगी, 600 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जाएगा किससे 5 टाइम्स में, यानी कि टेबल का जो रेट आ गया कितना आ गया, वो 5000 रुपए आ चुका है। देखेंगे हमसे क्वेश्चन पूछा था इनका डिफरेंस बताएं,
कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ। टेबल का रेट 5,000 और बुक का रेट 4,000, तो इनके बीच का जो गैप है कितना आएगा, 1,000 रुपए। यही हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको एक बार दो बार देखेंगे अच्छे से तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हमने किया कैसा, कैलकुलेशन किस हिसाब से की गई है। ठीक है, चलेंगे अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक ए जो है वो एक काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है और बी से 60 दिनों में पूरा कर सकता है। वह 12 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर ए चला जाता है। बी शेष कार्य का 25% कितने समय में करेगा। ये आपका क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ेंगे इसको एक बार, देखेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो एक काम को कितने दिन में कर पा रहा है, 48 डेज में, और बी किसी काम को 60 दिन में कर पा रहा है। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं जैसे नॉर्मली हम करते हैं। ए किसी काम को कर रहा है 48 डेज में, वहीं बी किसी काम को कर रहा है कितने दिनों में, 60 डेज में। पहले हम इनका लेंगे एलसीएम, क्योंकि हमें कुल कार्य नहीं पता कि कुल जो टोटल वर्क जो है वो क्या है, हमें नहीं पता। उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम लेंगे और पता लगाएंगे कि ये जो टोटल वर्क है वो एक्चुअल में है कितना। तो देखेंगे इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा आपका 240। ये जाएगा 5 टाइम्स में और ये जाएगा 4 टाइम्स में। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वह 12 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। वह एक साथ 12 दिन तक काम कर रहे हैं, यानी कि ए प्लस बी जो है वो 12 दिन साथ काम कर रहे हैं। ए की यूनिट है 5 और बी की जो यूनिट है पर डे काम करने की वो है 4 यूनिट, यानी टोटल 9 यूनिट। और वो अगर उससे मैं 12 दिन तक काम कराता हूँ तो टोटल कितना काम खत्म कर देंगे, वो 108 काम को खत्म कर देंगे। यानी कि जो टोटल वक्त था 240, उसमें से अब हमारा 108 काम जो है वो खत्म हो चुका है कितने दिनों में, तो 12 दिनों में। अब हमारे पास रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, आप बताएंगे कि 132 बचा हुआ है। ठीक है, अब 132 कार्य हमारे पास अभी शेष रह गया है, और उन शेष कार्य को करने के लिए कौन आएगा, कि देखो लिखा हुआ है कि बी शेष कार्य का 25% कितने से करेगा। ठीक है, बी शेष कार्य का 25% कितने समय में करेगा। तो देखेंगे कि हमारे पास अब रिमेनिंग वर्क कितना है 132, लेकिन इसने बोला है कि उसका सिर्फ 25% ही कार्य करवाना है। 25% का मतलब होता है 25 अपॉन में 100। इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 1/4, 4 को अगर मैं इससे कैंसिल करता हूं तो आएगा मेरे पास 33। अब हमारे पास रिमेनिंग वर्क कितना बच गया है, सिर्फ और सिर्फ 33। अब इस 33 को कौन करेगा, बी करेगा, और बी की पर डे काम करने की कैपेसिटी है 4 यूनिट। बी की काम करने की यूनिट है 4 यूनिट, तो 4 से उसको डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में आएगा, 8। अब हमारा बच जाएगा क्या, 8, ये बचेगा हमारे पास 1/4, 1/4, 1/4। लेकिन एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आप बताइए सर 24 घंटे होते हैं। तो हम इसको हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से। इसको इस समय कैंसिल करता हूँ, आएगा 6, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा कि 8 डेज एंड 6 आवर्स। ये हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ कहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया हो कि हमने कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को किया है, अच्छे से समझेंगे इस चीज को। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ कार इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 24 km/h to 40 km/h, it would reach certain distance 1 hour early. Find the distance। ठीक, क्वेश्चन देखेंगे। देखें, कोई एक व्यक्ति है, मैं आपको उस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। कोई व्यक्ति है, वो किसी दूरी को पार कर रहा है, हमें नहीं पता कि किस दूरी को पार कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले जो उसकी स्पीड होती है 24 km/h होती है, लेकिन वो अपनी स्पीड को 40 km/h बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वह जहां उसको डेस्टिनेशन, जिस डेस्टिनेशन उसको पहुंचना था वहां पे वो 1 घंटा पहले ही पहुंच चुका होता है। तो वो तुम्हें बताना है कि वो जो डिस्टेंस था वो कितना डिस्टेंस था। ठीक है, अब हम देखेंगे डिस्टेंस निकालने का करना क्या पड़ता है। डिस्टेंस इक्वल टू होता क्या, डिस्टेंस मतलब होता है हमारा
स्पीड इनटू टाइम। ठीक ठीक है। तो देखेंगे इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि क्या होता है इसका फॉर्मूला, स्पीड 1 मल्टीप्लाई बाय स्पीड 2, ठीक है, अपॉन में स्पीड 1 का डिफरेंस स्पीड 2 से, और फिर मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस। देखेंगे ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले से इस प्रकार के प्रश्न को हल किया जाता है। पहली स्पीड को दूसरी स्पीड से मल्टीप्लाई करके उसके अपॉन में पहली स्पीड और दूसरी स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम का डिफरेंस। तो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो गति थी पहली उसकी कितनी थी, आप बताएंगे सर 24 थी। अब बढ़कर कितने हुई है, तो 40 हो गई, यानी पहली स्पीड 24, सेकंड स्पीड 40, और इनके बीच का डिफरेंस तो आप बताएंगे सर 16 मल्टीप्लाई 1 घंटा पहले पहुंच चुका होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, टाइम का डिफरेंस 1 आवर, क्योंकि ये आवर में दिया हुआ है इसमें सिर्फ 1 लिख दिया। अगर यहाँ पे मिनट्स में दिया होता तो मैं 1/2 लिखता। अगर यहाँ पे मिनट्स में दिया होता कि 180 मिनट्स यानी कि 3 घंटे, तो मैं 3 लिखता वहाँ पे। यानी कि जो भी दिया होगा उसमें आवर में चेंज करना पड़ेगा। अब इसको सिर्फ हम कैलकुलेशन करनी है और आंसर लेके आना। तो देखेंगे 2 टाइम्स ये, 3 टाइम्स में ये जाएगा 20, आ जाएगा हमारे पास कितना 60। तो जो टोटल डिस्टेंस थी वो कितनी थी हमारे पास 60 किलोमीटर आवर, सॉरी माफ कीजिएगा 60 किलोमीटर ओनली, किलोमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस प्रकार के हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। चलेंगे आगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा है कितने वर्षों में 10% का साधारण ब्याज की दर से 3500 रुपए का निवेश करने पर राशि 4500 रुपए हो जाएगी। देखेंगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हम आपको समझाते हैं। देखिए कि कोई अमाउंट है, सॉरी माफ कीजिएगा, कोई प्रिंसिपल जो है वो 3500 रुपए है, लेकिन 10% की रेट से वह 4500 रुपये बन जा रहा है। लेकिन क्या हो जा रहा है, ये हमारा अमाउंट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है हमारा, ये अमाउंट हो जा रहा है। तो देखेंगे कि प्रिंसिपल जो होगा अगर उसके अंदर मैं सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ दूं तो मेरा अमाउंट बन जाता है। या मैं अभी ऐसा भी कह सकता हूं कि अगर मुझे ऐसा ही निकालना हो तो मैं अमाउंट को माइनस करूंगा प्रिंसिपल से, तो मेरा ऐसा ही आ जाएगा। आप कहेंगे सही है सर, ठीक कह रहे हैं। देखेंगे इस चीज़ को, अगर मैं प्रिंसिपल में एसआई को ऐड करता हूँ तो मेरा अमाउंट बन जाएगा। कैसे, जैसे कि अगर मैंने किसी व्यक्ति को 100 रुपये दिए और मैं उसको ये कहता हूँ कि मैं इस पर 10 रुपये का ब्याज लूंगा। अगर मैं किसी को 100 रुपये देता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि मैं इस पर 10 रुपये का ब्याज लूंगा, तो मैं टोटल पैसा उससे लूंगा कितना, तो आप बताएंगे सर 110 रुपये लेंगे। 110 रुपये कैसे, कि मेरा जो प्रिंसिपल था वो तो था 100 रुपये, लेकिन मैंने बोला कि मैं 10 रुपये ब्याज के तौर पर लूंगा, तो मैं टोटल कितने ले रहा हूँ, 110 रुपये ले रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से इसको देखा जाता है, समझा जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर मैं कि मेरा अमाउंट जो है 110 रुपये है, तो मेरा प्रिंसिपल कितना था, 100 रुपये था ना, तो फिर यानी कि मैंने जो उससे सिंपल यानी ब्याज के तौर पर 10 रुपये लिए थे। आई बात आपको समझ में, उम्मीद करता हूँ थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि 3500 रुपये हमारा प्रिंसिपल था लेकिन वो हो चुका है 4500, तो इसका जो ऐसा ही क्या होगा, अगर मेरा 4500 रुपये अमाउंट है और मेरा प्रिंसिपल 3500 रुपये है, तो हमारा ऐसा ही क्या होगा, आप बताएंगे सर 1000 होगा। कितना होगा, 1000 होगा। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, किसको निकालने का फॉर्मूला था, इज इक्वल टू एस, साधारण ब्याज। ठीक, इसी फॉर्मूले से हम उस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए 1000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है हमारे पास 3500 मल्टीप्लाई, ठीक, मल्टीप्लाई रेट कितना दिया हुआ है हमारे पास, रेट 10%, रेट दिया हुआ है हमारे पास 10%, लेकिन समय हमें नहीं दिया, हमें वही निकालना है, और अपॉन में आ जाएगा हमारा 100। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, निकालना है हमें टी, तो टी निकालने के लिए 100 अपॉन में 35 इजिकल टू टी, ये आएगा हमारा 20 अपॉन में 7, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा हमारे पास 2 7
6, ये आ गया हमारा टाइम। यही हो जाएगा हमारा होता है, यानी कि 2 वर्ष 6/7 टाइम्स में ये पैसा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अम्म, चलेंगे आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वार्षिक भुगतान से 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में बकाया 10,750 रुपए का ऋण उतर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे। चलिए देखते हैं। लिखा है कि किस वार्षिक भुगतान से, कि ऐसा क्या अमाउंट हम पे करें, कि 5% के सिंपल इंटरेस्ट से जो हमारा कर्ज जो है वो 4 वर्षों में खत्म हो जाए, और कितना हुआ कर्ज है हमारा 10,750 का रेट उतर जाए। इसको हम करेंगे कैसे, देखेंगे। अगर मैं मानता हूं कि मेरे पास जो है ना वो 100 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, ठीक है, 100 रुपये हैं, और अगले वर्ष अगर 5% के रेट पर देखा जाए तो अगले वर्ष को कितना बन जाएगा, आप बताएं सर। 105 रुपये बन जाएगा। वह अगले वर्ष कितना बन जाएगा, फिर अगले वर्ष सर 110 बन जाएगा, फिर उसके अगले वर्ष कितना बन जाएगा सर, 115 बन जाएगा। कितने साल में बनाइए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो ये 4 साल की हमारे पास कहानी हो चुकी है। ठीक है, 4 साल में इतना पैसा बन चुका है, तो कितना बन चुका है, सिंपल इंटरेस्ट है तो हम सबको ऐड करते हैं, कितना आएगा हमारे पास। तो 100, 200, 300, 400, ये हमारा हो जाएगा टोटल 430 रुपये। 430 रुपये कितने साल में बनाइए, 4 साल में। किस रेट से, 5% के रेट से 4 वर्षों में। अगर मैं 100 रुपये अपना प्रिंसिपल लेके चलता हूं तो कितना बन जा रहा है, 430 रुपये। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि हमें यही जो अमाउंट है वो हमें, यही हमारा ऋण है और हमें यही पे करना है कि हम कैसे करके उतार दें। देखिए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है हमारे पास इस चीज को, 10,750 रुपये। लेकिन हमने यहाँ पे कितना निकाला है, 5% के रेट से 4 वर्ष के लिए 430 रुपये, और यहाँ पे कितना बता रहा है, 10,750 रुपये। यानी यही 430 जो है वो किसके बराबर है हमारा, 10,750 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो हम इसकी एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25 रुपीज। ठीक है, यानी कि अगर एक यूनिट की वैल्यू 25 रुपीज है तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 2500 रुपीज। ठीक है, यानी वो जो पैसा था वो कितना था, 2500 रुपये वो पैसा था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आई होप आपको भी समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसको सपोज किया था 100 से लेकर के किया था क्वेश्चन, तो वो इजीली बन गया। ये तो फिर इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाती, इस वजह से मैं इसको 100 से लेके किया, कि अगर मैं मानता हूँ कि मैंने 100 रुपये लिया होगा तो 100 का अगले साल 105 बन गया होगा, अगले साल 110, फिर उससे अगले साल 115 रुपये बन गया होगा। यानी टोटल 430 रुपये का मेरे पास कर्ज हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन में कर्ज दिया हुआ है 10,750 रुपये का, यानी एक यूनिट की वैल्यू 25 रुपये। अगर एक यूनिट की वैल्यू 25 रुपये तो कोई भी शेप में आप में होती है 100%, तो 100% की वैल्यू 2500 रुपये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। कहता है कि ए एक काम को 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेले उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। वह 4 दिन तक काम करते हैं, एक साल काम करते हैं, और शेष कार्य सी अकेले 2 दिन में पूरा कर देता है। पूरे काम को पूरा करने के लिए 7,200 रुपये का भुगतान किया जाता है। तो वह बताएं कि ए बी सी की कमाई का ए बी सी की जो कमाई वो कितने रुपए में है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसमें टोटल वर्क की, टोटल वर्क हमारे पास एक्चुअल में है कितना। तो ए किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को वह 8 दिन में कर रहा है,
और बी किसी काम को अकेला 12 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को अकेला 12 दिन में कर रहा है, तो इसका हम लेंगे एलसीएम, कितना आएगा हमारे पास 24, यानी इसकी पर डे काम करने की यूनिट 3 और इसकी 2। ठीक है, यहाँ तो बात क्लियर है। अब देखेंगे क्या कह रहा है, वह 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, ए की कैपेसिटी कितनी है 3 और बी की कितनी है 2, ए प्लस बी दोनों मिलकर 4 दिन तक काम कर रहे हैं, इन दोनों की कैपेसिटी टोटल कितनी है तो 5 यूनिट है, काम कितने दिन तक कर रहे हैं तो सर 4 दिन के लिए कर रहे हैं, तो कितना काम कर देंगे टोटल, ये 20 काम को खत्म कर देंगे, 20 काम खत्म, यानी 24 जो टोटल वर्क था उसमें से 20 काम जो खत्म हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना बचा है, रिमेनिंग वर्क हमारे पास बचा है कितना, सिर्फ और सिर्फ 4, और इस 4 रिमेनिंग वर्क को खत्म करने कौन आएगा तो सी आएगा, तो सी कितने दिन में काम खत्म करता है तो 2 दिनों में काम वो उसको खत्म कर देता है, सी अकेला उस काम को 2 दिन में खत्म कर रहा है। अगर टोटल काम 4 है और सी उस काम को 2 दिन में खत्म कर रहा है, तो उसकी पर डे काम करने की कैपेसिटी कितनी होगी, सर आप बताएंगे कि 2 यूनिट पर डे, ठीक है 2 यूनिट पर डे। अब हमारे पास तीनों की कैपेसिटी एफिशिएंसी निकल चुकी है पर डे काम करने की, कैसे, तो ए की 3 यूनिट निकल चुकी है, बी की 2 यूनिट और सी की भी 2 यूनिट निकल चुकी है, इजिकल टू सी, ठीक है निकल चुकी है। अब हमसे कहा क्या रहा है, देखेंगे कि इन तीनों को जो भुगतान के तौर पर 7,200 रुपये का भुगतान किया जाता है और एबीसी की कमाई बताएं, तो देखेंगे यहां लिखूंगा मैं ए बी और ये सी, ए की कैपेसिटी 3 और बी की कैपेसिटी, इसको मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा 4 2 सी, ठीक है, बी की कैपेसिटी हमारे पास 2 यूनिट और सी की कैपेसिटी भी 2 यूनिट, ठीक, लेकिन जो ए है वो कितने दिन तक काम करता है, ए जो है वो कितने दिन तक काम करता है, तो काम करता है वो टोटल 4 दिन तक काम करता है, तो टोटल इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी 12 यूनिट, और ये भी 4 दिन का काम कर रहा है तो इसकी यूनिट हो जाएगी 8 यूनिट, लेकिन ये सिर्फ 2 दिन तक काम कर रहा तो इसकी यूनिट हो जाएगी 4। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो उनको जो पैसा मिलने वाला है ये तो है नहीं कि सबको इक्वल मिलेगा, भले ही वो एक दिन में कितने काम करते हो, लेकिन पैसा किस बेस पे मिलेगा कि उन्होंने कितने दिन तक काम किया है, उन्होंने कितने दिन तक काम किया, उसकी क्षमता के अनुसार उन्होंने कितने दिन तक काम किया है, तो कितने दिन तक काम किया है, तो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं कि अगर एक की कैपेसिटी 3 यूनिट है और उसने 4 दिन तक काम किया था, यानी टोटल 12 के हिसाब से उसको पैसे मिलने चाहिए, सेम वैसे ही बी को और वैसे ही सेम सी को, और पैसा किन में डिवाइड होगा, इन्हीं तीनों में डिवाइड होना है, तो टोटल कितनी वैल्यू है ये, तो आप बताएं सर ये 24 है, कितनी है ये 24, और 24 की वैल्यू कितनी दी हुई क्वेश्चन में 7200, यानी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3000, अगर एक की वैल्यू 3000 तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, तो 12 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3600। माफ कीजिएगा, चलिए देखते हैं आगे, तो फिर अगर एक की वैल्यू 3000 है तो फिर 12 यूनिट की वैल्यू 3600, उसी प्रकार इसकी वैल्यू कितनी आएगी 8 या 2400, और सी का जो शेयर होगा कितना हो जाएगा हमारे पास 4 या 1200। आई होप आपको समझ में आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या निकाला, इनका टोटल वर्क निकाला ए और बी का, उसके बाद हमने इनकी कैपेसिटी निकाली पर डे काम करने की 3 एंड 2 यूनिट, फिर हमने काम करवाया और पता लगा कि हमारे पास टोटल काम जो 4 रिमेनिंग रह गया, और सी जो 2 दिन में खत्म करता है, यानी कि सी की कैपेसिटी भी निकल गई। अब हमारे पास तीनों की कैपेसिटी निकल चुकी है, तीनों कैपेसिटी निकाल चुके हैं, हमने देखा कि किसने कितने दिन तक काम किया, तो ए ने जो है वो 4 दिन काम किया, यानी 12 यूनिट तक का काम किया, उसके हिसाब से उसको पैसे मिलने चाहिए, वैसे बी को वैसे ही सी को। तीनों को निकाल लेने के बाद टोटल पैसे देखा कि 24 यूनिट की वैल्यू 7200 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 3000 है, एक यूनिट की वैल्यू अगर 3000 है तो 12 यूनिट की वैल्यू 3600, अगर एक यूनिट की वैल्यू 3000 तो आठ की वैल्यू 2400, उसी प्रकार सी की वैल्यू 1200। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। चलेंगे आगे देखते हैं, पढ़ेंगे क्वेश्चन को।
कह रहा है कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 15 रेशियो 8 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 13 रेशियो 6 था। पिता की वर्तमान आयु बताएं। देखें इस क्वेश्चन करने का तरीका देखें कि ये हमारा ये हो गया हमारा, ये इसका पिता और ये हो गया इसका पुत्र। पुत्र को मैं लिखता हूं सन, एफ एंड एस, ठीक है। अब देखेंगे पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 15 रेशियो 8 है। 15 रेशियो 8 और 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? तो ये था 13 रेशियो 6 था। 13 रेशियो 6 था। तो देखें इनकी बीच का गैप कितना आ रहा है? आप बताएंगे सर ये 2 यूनिट। इसके बीच का गैप कितना आ रहा है? इसका भी आ रहा है 2 यूनिट। यानी जो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो दोनों का इक्वल है, सेम डिफरेंस है, ठीक है। जो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो दोनों का सेम है, इक्वल है। तो आगे करना क्या होगा देखेंगे। जो डिफरेंस है वो 2 यूनिट है और लेकिन इनके बीच का डिफरेंस कितना बता रहा है हमें? 6 वर्ष। कितना बचा रहा है हमें? 6 वर्ष। कह रहा है कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात वर्षों में 15 रेशियो 8 है। 15 रेशियो 8 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 13 रेशियो 6 था। 13 रेशियो 6 था लेकिन कब था? 6 वर्ष पहले था। 6 वर्ष पहले था। तो हमने इनके बीच का डिफरेंस निकाला, कितना होगा? तो 2 वर्ष 2 यूनिट। तो 2 ही यूनिट की वैल्यू कितनी बता रहा है? वो 6 बता रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो एक की वैल्यू बताएंगे सर 3 आ जाएगी। अगर एक की वैल्यू 3 आ चुकी है तो हमसे पूछ क्या रहा? पिता की वर्तमान आयु बताएं। तो पिता का जो रेशियो 15 है, एक की वैल्यू जो है वो 3 है, तो 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 45 ईयर्स। अगर हमसे पूछा सन की बताओ तो हम 3 को 8 से मल्टीप्लाई करते, तो इसका आता 28 ईयर्स। यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि इनके बीच का जो डिफरेंस है इतना है, 6 वर्ष का है, लेकिन हम जब निकाला तो आया कितना? 2 यूनिट। यानी जो 2 यूनिट है वही 6 के इक्वल रहेगी। उस हिसाब से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। तो आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप लोग। दो मिश्र धातु हैं, तांबा और टीन, दोनों से मतलब दोनों से बनी है। एक मिश्र धातु में तांबे का और टीन का अनुपात दिया हुआ है 1.3 और दूसरे मिश्र धातु में 2 और 5। एक नया मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिसमें टीन और तांबे का अनुपात 8:3 हो जाए? देखेंगे इसको हम करेंगे कैसे। तो क्या क्या दिया हमारे पास? दो मिश्र धातु तांबा और टीन, ठीक है, तांबा और टीन। यानी कि कॉपर और टीन ले लेते हैं हम, कॉपर और टीन, ठीक है। इनका रेशियो कितना दिया हुआ है हमारे पास? 1:3। कॉपर का दिया हुआ है 1 और इसका रेशियो दिया हुआ है हमारे पास 3, ठीक है। और दूसरे मिश्रण में क्या दिया हुआ है? तो दूसरे मिश्रण का अनुपात दिया रखा 2:5, ठीक है। कह रहा है कि एक नया मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना जाना चाहिए ताकि इनका अनुपात 8:3 हो जाए। 8:3 हो जाए। तो करेंगे कैसे? हमें इसको किस में करना है? तो 8:3 में हम इसको लेके आना है कि किस अनुपात में मिलाएं कि 8:3 हो जाए। अब हम इसको करेंगे क्या, देखिए सॉल्व करने का तरीका। 1 और 3 मिलकर बनता है 4। यानी पहले जो था कंटेनर उसमें क्या था? मिश्र धातु के रूप में कॉपर टीन, जो टोटल था 4। सेकंड इसमें था 7 और इसमें 11, ठीक है। हमने तीनों कंटेनर की वैल्यूज निकालनी है 4, 7 एंड 11 रेशियो में, ठीक है। अब हम इसका लेंगे एलसीएम क्योंकि हमें नहीं पता कि टोटल उसमें कितनी यूनिट लिक्विड है या फिर जो भी है, ठीक है। इसका हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेने पास हमारे पास आएगा कितना? 308 आएगा। चेक करता हूँ एक बारी। ठीक है, 308 आ जाएगा हमारे पास। कितना आएगा? 308। 308 तो एक हिस्से से मल्टीप्लाई होगा। तो देखेंगे अगर हमें इसको वैल्यू निकालनी है, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर हमें 308 को 4 से डिवाइड करते हो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी
हमें एक तरीका तो पता है, लेकिन दूसरा तरीका क्या है इसके यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए कि किससे डिवाइड होगा। तो हम इस 4 को हटा देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और 11 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा हमारे पास 77 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं 7 की वैल्यू निकालने के यहाँ पे कितना आएगा, तो 7 को ढक देंगे और 4 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पे 44। सेम यहाँ पे आएगा हमारे पास 28। आई होप आपको समझ में आया होगा ये तरीका। ठीक है, अब करना क्या है, किसी को भी उठा लेंगे, या तो कॉपर को या तो टीन को। तो मैं कॉपर को ही ले चलता हूँ। कॉपर को अगर लेते हैं तो उसको हम निकालेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन तरीके से। तो देखेंगे कॉपर पहले वैल्यू में कितना है। ओहो, एक हमने गलती कर दी यहाँ पे। आप भी ऐसे गलती ना कीजिएगा। देखो टीन और तांबे का अनुपात दिया हुआ है, टीन और तांबे का, ठीक है। तो जो टीन है, टीन का रेशियो कितना दिया हुआ है, टीन का रेशियो दिया हुआ है 8, लेकिन मैं यहाँ पे 3 लिख दिया, तो बस हमने यहाँ पे गलती की है। इसको उल्टा कर देंगे हम, 3:8। बाकी सब कुछ सेम है। अब देखेंगे यहाँ पे कॉपर को अगर मैं उठाता हूँ तो 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से तो कितना आएगा, 4 आएगा पहले मिक्सचर में। सेकंड में 7 को 2 से करता हूँ तो आएगा हमारे पास, ओहो गलती हो गई, 77 है। 77 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 77। और सेकंड वाले को 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि मैंने कॉपर लिया तो उससे मैं कॉपर से ही मल्टीप्लाई करूंगा और किसी से मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। 4 से अगर 44 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा हमारे पास, 88 आ जाएगा। और 28 की मल्टीप्लिकेशन अगर मैं 3 से करता हूँ तो कितना आएगा हमारे पास, अ, ये आ जाएगा हमारे पास 84। और ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास, 84। ये था पहला मिक्सचर, ये था हमारा दूसरा मिक्सचर, और इस रेशियो में हमें इसको मिलाना है। तो अब देखेंगे इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। एनालिगेशन वाले चैप्टर में ये अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा। 88 को 84 से तो 4 रेशियो, इसके बीच का डिफरेंस देखो तो कितना आएगा, तो आप बताएंगे सर इसका डिफरेंस आ रहा है 7। कितना आया रेशियो हमारा, 4:7। यानी उस मिक्सचर को हमें 4:7 में मिलाएंगे तो वह 3:8 में हो जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन बोला गया था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये भी चीजें समझ में आई होंगी। देखो लिखा भी हुआ है कि किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिसमें टीन और तांबे का अनुपात 8:3 हो जाए। तो किस अनुपात में मिलाना चाहिए, तो 4:7 में मिलाना चाहिए, ताकि टीन और तांबे का जो अनुपात है वो 8:3 हो जाए। ठीक है, चलेंगे आगे देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि एक समूह की औसत आयु 4 वर्ष बढ़ जाती है जब 32 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को रख दिया जाता है। समूह में लोगों की संख्या ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे पहले उस, हाँ औसत आयु 4 वर्ष बढ़ जाती है जब, पहले जो एक व्यक्ति था उसकी औसत आयु कितनी थी, तो आप बताएं सर, 32 वर्ष थी। पहले जो एक व्यक्ति था उसकी औसत आयु कितनी थी, 32 वर्ष थी। और अब उसके स्थान पर किसी एक आदमी को हटा के दूसरे आदमी को हम रख देते हैं तो कितना हो जाता है, ये 56 वर्ष हो जाता है। कितना वर्ष हो जाता है, 56 ईयर्स हो जाते हैं। तो पहले 32 वर्ष थी, अब कितनी हो जा रही है, 56 वर्ष हो जा रही है। कब, एक व्यक्ति को हटाने के बाद। और आयु में देखेंगे तो 4 वर्ष बढ़ जा रही है। कितनी बढ़ जा रही है, 4 वर्ष। तो इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे कितना है, तो इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो कितना है, 6 और 1, हाँ 1 थोड़ी आएगा, 2, 32 4 24, कितना आ रहा है हमारे पास, 24।
कह रहा है कि एक समूह की औसत आयु 4 वर्ष बढ़ जाती है। एक औसत आयु जो 4 वर्ष बढ़ जाती है, कब बढ़ जाती है? जब 32 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति के, यानी 32 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को रख दिया जाता है। तो कितनी आयु बढ़ जा रही है? 4 वर्ष बढ़ जा रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए कितने वर्ष बढ़ जा रही है, तो आप बताएंगे सर 24 बढ़ जा रही है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 वर्ष बढ़ जा रही है, यानी कि जो 24 है वही बराबर है किसके? 4 वर्ष के बराबर है। यानी जो 24 जो है हमारे पास, यानी जो हमारा 24 जो है वो किसके इक्वल है? वो 4 के इक्वल है। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 6। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 6। यही यानी कि, और हमसे पूछ क्या रहा था? तो समूह में लोगों की संख्या बताओ। तो समूह में लोगों की संख्या कितनी आ जाएगी? 6। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया था कि जब 32 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को 56 वर्ष के आयु के स्थान पर बदल दिया जाता है तो वहां पर डिफरेंस कितना आया था? 24 वर्ष का आया था। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष बढ़ जाता है, यानी वही जो 4 है वही 24 के इक्वल है, यानी एक की वैल्यू 6 यूनिट। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आगे हमारे पास बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ेंगे इसको आप लोग। कहता है कि धारा के अनुकूल यात्रा करते समय एक नाव की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के प्रतिकूल यात्रा करते समय यह 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत पानी में नाव की गति और धारा की गति क्या होगी? हमें ये बताना है। बेसिक क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम का। कैसे करेंगे तो देखेंगे। धारा के अनुकूल जा रहा है, धारा के अनुकूल विद द स्ट्रीम, यानी बोट प्लस वाटर। विद द स्ट्रीम जा रहा है तो बोट प्लस वाटर हो जाता है, इजिकल टू कितना दे रहा है हमें? 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक। देन धारा के प्रतिकूल, यानी कि बोट माइनस वाटर, बोट माइनस वाटर। ठीक। अब स्टेप जा रहा है बोट एंड वाटर माइनस, ठीक, कितना जा रहा है ये? 28 किलोमीटर पर आवर। यानी जब वो धारा के साथ साथ चलता है तो उसकी स्पीड जो 32 किलोमीटर पर आवर होती है, लेकिन वो धारा के अनुकूल जब मतलब प्रतिकूल जब चलता है तो उसकी स्पीड 28 किलोमीटर पर आवर होती है। 28 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है कि शांत पानी में नाव की चाल, यानी कि बोट की चाल आपको बतानी है, और धारा की चाल यानी कि स्ट्रीम, दोनों ही हमें बतानी है कि क्या होगा। देखते हैं। तो प्लस और ये माइनस है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या? 2b इजिकल टू इसको अगर हम ऐड करते तो आएगा कितना? 60 आ जाएगा। कितना आएगा? 60 आ जाएगा। तो अगर 2b की वैल्यू 60 है तो b की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 30। b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितना? 30। बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितना? 30 हो जाएगी। अगर बोर्ड की आ चुकी है हमारे पास वैल्यू की, अगर 30 है तो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे इसको। बोर्ड की वैल्यू कितनी है? 30 है, प्लस वाटर हमें नहीं पता, वाटर हमें निकालना है, इजिकल टू कितना है हमारे पास? 32 है। तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो यानी कि वाटर इजिकल टू 32 माइनस 30, यानी कि वाटर की स्पीड कितनी आ जाएगी? 2 किलोमीटर पर आवर। तो चीज निकल चुकी है हमारे पास, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इजी क्वेश्चन था, आया आपको समझ में आओ। चलेंगे अगले पेज पे। ठीक है। ये मिस प्रिंट हो गया है, उस पर ध्यान ना दीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन केवल इतना है, फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 25%। 10%, 20% एंड 25%। आपने भी कहीं कहीं देखा होगा, कहीं मॉल, शॉपिंग मॉल में कहीं अगर आप जाते हैं तो वहां पे लिखा रहता है कि 10% ऑफ प्लस 20% ऑफ, इस तरह का लिखा रहता है।
तो अगर हम जानना चाहें कि टोटल में डिस्काउंट मिल कितना रहा है तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो देखेंगे इस क्वेश्चन करने का तरीका। इसको हम करेंगे कैसे, देखेंगे। पहले हमें डिस्काउंट दे रहा है 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास? 10% है तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। और हम देखें क्या, मार्केट प्राइस एमपी लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम एसपी। ठीक है, 10% डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि अगर मार्केट प्राइस अगर उसका 10 रुपये है तो उस पर हमें 1 का डिस्काउंट दे रहा है, तो हमें बेच कितने रुपए का रहा है? वो तो 9 रुपये का बेच रहा है। इस लैंग्वेज में हम समझेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर मार्केट प्राइस 10 रुपये का है और 1 रुपये का अगर हमें वो डिस्काउंट दे रहा है तो उसको हम बेच कितने में रहा है? वो हमें तो 9 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, सेकेंड 20% डिस्काउंट। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। यानी अगर उसका मार्केट प्राइस 5 रुपये, यानी उसका मार्केट प्राइस 5 रुपये है तो 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है तो हमें कितने रुपये बेच रहा है? वो 4 रुपये में बेच रहा है। तीसरे वाले देखेंगे 25%, यानी कि 1/4 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। 4 रुपीज अगर उसका मार्केट प्राइस है तो 1 का डिस्काउंट दे करके हमें वो 3 रुपये में उस चीज को सेल कर दे रहा है। आई बात आपको समझ में? ठीक है, अब देखेंगे इसको हम करेंगे क्या, इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास? ये 200। और इसको अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई तो 108 आ जाएगा, 108। तो देखेंगे कि मार्केट, अब देखेंगे यहाँ पे टोटल क्या आएगा कि मार्केट प्राइस तो 200 रुपये था लेकिन उसने हमें 108 रुपये में बेच दिया। मार्केट प्राइस उसका 200 रुपये था लेकिन उसने हमें 108 रुपये में बेच दिया, तो उसने हमें डिस्काउंट कितने का दिया? इसके बीच का गैप निकालें, कितना आएगा इसके बीच का गैप? तो 92। कितना आएगा? 92। यानी 92 रुपीज का हमें उसने डिस्काउंट दिया है, कितने पर? 200 रुपये पर। तो इसकी प्रतिशत वैल्यू क्या होगी हमारे पास? इससे ये कैंसिल कर देंगे, इसको काटेंगे तो आएगा 46। कितना आएगा? 46। सिंगल डिस्काउंट कितना निकला हमारा? 46। यानी टोटल जो डिस्काउंट निकल रहा है हमारा 46% का हुआ हमें डिस्काउंट देगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इजी था। चलेंगे आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको जरा पढ़ेंगे आप लोग। कहता है कि एक आयताकार है, आयताकार मैदान की जो चौड़ाई है उसकी लंबाई का 2/3 है, और यदि इसका क्षेत्रफल 864 वर्ग मीटर है तो इसके चारों ओर बाड़ लगाने की लागत ज्ञात करें। अगर वो रुपए दिया हो 15 रुपए के हिसाब से, 15 रुपए के हिसाब से दिया हुआ तो देखते हैं। 15 मीटर नहीं है यहाँ पे, 15 रुपए है। 15 रुपए के हिसाब से देना हो तो 15 रुपए के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन करेक्ट कर लेंगे। चलिए देखते हैं। आयताकार, आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है आप बताएंगे? क्या क्या होता है इसका एरिया? तो होता है ये L/B। और इसका, ठीक है, एरिया निकल गया, लेकिन हमें क्या कह रहा है देखेंगे कि जो उसकी चौड़ाई यानी जो उसकी ब्रेथ है उसकी लंबाई का 2/3 है। यानी जो उसकी ब्रेथ यानी कि ब्रेथ इज इक्वल टू लंबाई, यानी L का वह 2/3 भाग है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में है कितना? इससे मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? ये 3B इज इक्वल टू 2L। 3B इज इक्वल टू 2L, लेकिन बीच में क्या कुछ नहीं है गैप, यानी कि वो मल्टीप्लीकेशन में और मल्टीप्लाई है, लेकिन हमें करना है इज इक्वल टू में। कभी भी मल्टीप्लाई अगर होगा और उसको हमें इज इक्वल टू में चेंज करना होगा तो उसको हम आपस में क्रॉस कर देंगे। अगर दो वैल्यूज होंगी तो आपस में क्रॉस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था हमें कितना, 3 मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एल। तो इसका या तो हम एल्सियम ले सकते हैं, अगर इसका हम एल्सियम लेंगे तो आएगा 6, ये जाएगा 2 और ये आएगा 3। देखो वैल्यू चेंज हो चुकी है, 2 आ चुकी है, यहाँ 3 था यहाँ, लेकिन 2 आ चुका है, यहाँ 2 था, यहाँ 3 आ चुका है। तो मैं चाहूँ तो उसका एल्सियम ले सकता हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्टली भी इसको लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ कि जो बी है, बी का रेशियो लिख सकता हूँ कितना, 2, और सी का रेशियो, सॉरी माफ करना, बी का रेशियो 2 और एल यानी लेंथ, लेंथ का रेशियो कितना जाएगा इसका, 3। ठीक है, 2/3। ये चीज हमारे पास निकल चुकी है। और एरिया क्या होता है? L इंटू बी। एरिया होता है हमारे पास L इंटू बी।
एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, इसकी कितनी है 3 और ये कितना है 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास टोटल 6 आ जाएगा, 6 आ गया। लेकिन क्या कह रहा है, यदि क्या कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल यानी जो इसका एरिया जो है कितना है 864, इसका एरिया कितना है 864, लेकिन हमें पता कितना है कि इसका एरिया कितना है, हमारे पास 6 आया, यानी 6 की वैल्यू कितनी है 864 के इक्वल है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 144, 144 आ जाएगी। आप एक चीज और देखेंगे कि हमें एक्चुअल में तो हमें पता है नहीं कि एक्चुअल असल में हमारे पास है कितनी, एक सेकेंड, एल इंटू बी, और ये हमारे पास है कितना, तो 3x मल्टीप्लाई बाय 2x मैंने x को लिखा है यहाँ पे क्योंकि x की वैल्यू हमें निकालने के बाद पता नहीं कि एक्चुअल वो है कितना, हमें सिर्फ रेशियो पता है। देखिए यहाँ पे हमें भी सिर्फ यहाँ पे रेशियो ही पता है, हमें एक्चुअल तो पता नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे x लिखा है। इसको अगर हम करते हैं तो कितना आएगा 6x इजिकल टू 864 6x स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर इजिकल टू 144, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12, s की वैल्यू हमारे पास 12। अब देखो s की वैल्यू को 12 आ गई तो हम पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 36, कितना आ गया 36 एंड ये आएगा हमारे पास 24, यानी उसकी लेंथ कितनी थी 36 थी, उसकी ब्रेथ 24 थी। यहाँ तो हम निकाल चुके हैं, लेकिन हमें कह क्या रहा है कि उसके चारों ओर हम उसको बाड़ लगाने के लिए लागत मूल्य बताना है। अगर अगर इज अराउंड एट 50 रुपीज, अगर उसका रेट जो 15 रुपए है तो टोटल तुम्हें इसका ये बताना है कि बाड़ जो चारों तरफ लगानी है उसका टोटल खर्च कितना आएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। तो चारों तरफ बाड़ लगानी है यानी कि इसका पेरीमीटर देखेंगे तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है इसका आयताकार का, तो ये होता है हमारा 2 पेरीमीटर का, परिमाप का क्या होता है हमारे पास इसका फॉर्मूला 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो L प्लस तो हम निकाल चुके हैं, L और B तो हम निकाल चुके हैं। L और B कितना हमारे पास 36 और ये हमारे पास 24, 36 और 24 टोटल कितना होगा 60, और 60 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना जाएगा हमारे पास ये 120, और कह रहा है कि 15 रुपए के हिसाब से अगर वो लगाए तो 15 रुपए के हिसाब से लगाया तो, और टोटल एरिया कितना हमारे पास 120 है, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से कितना आ जाएगा 1800 रुपए, यानी उसकी जो टोटल लागत आएगी वो आ जाएगी 1800 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन लिखा कि हमने एरिया भी निकालना पड़ेगा, इसमें परिमाप के बारे में बात की गई है, दो चीज में दी हुई थी। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, देखेंगे आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि द सम ऑफ द ऑल फैक्टर्स ऑफ 19600 इज 19600 के सभी गुणनखंडों का योग हमें बताना है, ये क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम 19600 के गुणनखंड करेंगे, 19600 के गुणनखंड करेंगे। तो एक तरीका तो होता है हमारा सबसे बेसिक वाला कि हम यहाँ लिख दें 19600, फिर हम इसको 2 से करते जाएं, फिर 3 से 3 से 4 से, जैसे जैसे वो होता रहेगा वैसे करते जाएं। लेकिन एक तरीका और होता है क्या कि हम इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। कैसे, 196 लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 100 लिख देता हूँ, तब भी तो बात सेम रहेगी, ठीक है ना, बात तब भी सेम रहेगी। 100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो 100 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 25 2 की पावर 2, ठीक, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, मैं ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तब भी तो 100 ही आएगा। अब 196 को अगर 2 पार्ट से डिवाइड करें तो कैसे कर सकते हैं, 196 को 2 भाग में बांटे तो कैसे कर सकते हैं, सोचिए। कैसे करेंगे तो देखेंगे, 49 मल्टीप्लाई बाय 4 भी तो इतना ही होता है, यानी 49 मल्टीप्लाई बाय 4, और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 2, और 49 को कैसे लिख सकते हैं, तो 7 की पावर 2 लिख सकते हैं ना।
अब हमने इसका फैक्टर कर लिया, यानी गुणनखंड हमने कर लिए। अब इसको हम एक सीक्वेंस में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर कैसे? 19600 के फैक्टर्स कितने होंगे हमारे पास? तो 2 की पावर 4, 4 कैसे? 2 की पावर 2 यहाँ है, 2 की पावर 2 यहाँ है, यानी 2 की पावर टोटल 4, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। ठीक है, अब हमें करना क्या है? इसका योग निकालना है, इन सभी का योग निकालना। तो योग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको देखते हैं। योग निकालने के लिए 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। ठीक है, लास्ट 7 की पावर 0 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो क्या आएगा? ये तो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, तो कितना आ जाएगा ये? 24 और 4 28 30 और 1 31, कितना होगा ये? 31। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ इसको 4, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको साइड में, यहाँ पे। इसको सॉल्व करने को कितना है मेरे पास? 31 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये आ गया हमारे पास 1। ओहो, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी मिस्टेक हो गई है, लिख देता हूँ दोबारा से। यहाँ मुझे प्लस लेना, मैंने गलती से मिस्टेक कर दिया, चलो कोई नहीं। 1 प्लस 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2। ठीक, सही है। अब प्लस आ गया, प्लस 5 प्लस 25, ये कितना हो जाएगा? 31, ये भी हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 31। अब इसको देखते हैं, तो 1 प्लस 7 प्लस 49, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 57 टोटल। कितना हो जाएगा हमारा? 57 टोटल। ठीक है, हमें बोला गया था कि इनका सभी का योग निकालो, तो योग निकालने का तरीका जो होता है वो यही होता है। अगर 2 की पावर 4 दी गई है तो हम इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देंगे। किस हिसाब से? तो 0 से स्टार्ट करते हैं, हम 4 तक जाएंगे जहाँ तक हमें पावर दी गई है। उसी तरीके से हम 5 तक जाएंगे, जैसे 5 की पावर 2 तक दी गई है। उसी तरीके से 7 की पावर को तोड़ेंगे, 0 से लेकर के 2 तक जाएंगे, और उन सभी को हम सॉल्व करेंगे इस रूप में। उसके बाद हम इसकी टोटल वैल्यू निकालेंगे, 31 आएगी, 31 फ्री है 57। अब इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा टोटल जो योग है वो निकल के हमारे सामने आ जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शंस, देखेंगे पहले ऑप्शन देखेंगे पहले। सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि मैं इसको टोटल जो है ना, टोटल में पूरा पूरा अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं टोटल मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। मैं इसकी लास्ट डिजिट जो दी हुई है मैं उनको देखूंगा। तो लास्ट में क्या दिया हुआ है? अगर मैं लास्ट को अगर सिर्फ मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 1 जा 1 ही होता है, 1 की मल्टीप्लाई कर 7 से करूँ तो एंड में 7 आना चाहिए। एंड में क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। लेकिन सर यहाँ तो 2 जगह 7 7 आ रहा है, तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? यानी इस चीज से एक तो पता लगता है कि आंसर ये तो नहीं होने का और आंसर ये भी नहीं होने का। आई मीन दो में से कोई एक आंसर है, अभी दो में से कोई एक ही आंसर है, तो उसको पता कैसे लगाएंगे? तो हम इसको थोड़ा अप्रॉक्स में लेके चलेंगे। कैसे अप्रॉक्स में चलेंगे? मैं मानता हूं कि यहाँ पे 31 ना होकर अगर 30 होता, अगर यहाँ पे 31 ना होकर अगर ये 30 होता तो कितना होता? मानता हूं अगर ये 30 30 ये भी 30 होता, और ये मैं मानता हूँ कि 57 ना होकर ये 60 होता, तो कितना होता ये? अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 9 6 54, 54 54 के आसपास वाली वैल्यू होनी चाहिए। तो 54 के आसपास वैल्यू कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी। आए भाई तब लोगों को समझ में? मैंने क्या किया कि 31 मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 57। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा कि इनकी लास्ट डिजिट क्या है। लास्ट डिजिट को ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो अगर उसका आंसर आया तो ठीक, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे देखा मैंने कि 7 आना चाहिए आखिरी में, लेकिन 7 जो 2 में है बाकी 2 में नहीं है, नहीं बाकी 2 तो गलत हो गए। अब इन दोनों से मुझे कोई ही एक ही आंसर है वो पता लगाना है। तो कैसे करूंगा मैं अप्रॉक्स में क्या कि जैसे मानता हूँ 31 नहीं है, मैं 30 लेके चलता हूँ कि ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा और ये 60 होगा, ये 60 होगा। और अगर मैं इनके मल्टीप्लाई करता हूँ आएगा कितना? तो 5400 आना चाहिए। तो 5400 वाली वैल्यूज यहाँ पे कहाँ है? इन दो में से आप देखेंगे तो बस एक ही वाली है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
आई होप आप लोगों को समझ में आई हुई चीजें, समझ आई है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, और ये आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको करने की हम सिंपल एक ट्रिक करेंगे। बेसिक में आपको जब मैं इसको टॉपिक को अच्छे से जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम इसको फटाफट करना है तो हम इसको ट्रिक से करके आंसर लेके आएंगे। कह रहा है कि 14, 36, 20 एंड 54 में से कौन सी न्यूनतम वैल्यू घटाई जाए ताकि ये संख्याएं समानुपाती हो जाए, प्रपोर्शन बन जाए, कोई एक प्रपोर्शन बन जाए। देखेंगे, अगर मैं 14 लिखा है, 14 लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है, प्रपोर्शन दे करके ये 20 लिखा हुआ है और ये 54 लिखा हुआ है। कह रहा है कि इनमें से, इन चारों में से ऐसा कौन सा नंबर मैं घटाऊं, इन चारों में से मैं ऐसा कौन सा नंबर घटाऊं कि सभी समानुपाती हो जाए, सभी इक्वल हो जाए। तो अगर मैं करके देखता हूं कि अगर मैं माइनस एक्स करके देखता हूं कि 14 माइनस एक्स करके देखता हूं, तो ये मेरा बहुत लेंदी हो जाएगा, मुझे एज्यूम करना पड़ेगा विद ऑप्शंस, ऑप्शंस मुझे उठाने पड़ेंगे इन चार में से। एक्स अगर मैं मानता हूँ तो एक्स के वाले पहले में 3 लेनी पड़ेगी, फिर 2, फिर 4, फिर 5, और तब तक करते करते बहुत टाइम बीत चुका होगा। तो इसको करने का सिंपल और अच्छा आसान तरीका क्या है, देखेंगे इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग कि इन दोनों के बीच का आप गैप देखें कि इन दोनों के बीच का गैप आ कितना रहा है। तो आप बोलेंगे सर इनके बीच का गैप जो आ रहा है वो 22 आ रहा है, इनके बीच का गैप जो आ रहा है 22 आ रहा है। फिर इनके बीच का गैप देखेंगे तो इनके बीच का गैप कितना आ रहा है, तो आप बताएंगे सर इनके बीच का गैप जो आ रहा है वो 34 आ रहा है, 34 आ रहा है। अब हम इनके लेंगे एलसीएम, जो इनके बीच में जो गैप आया इसके लेंगे हम, सॉरी माफ कीजिएगा, रेशियो लेंगे हम। कितना आएगा रेशियो इनका, 11 रेशियो 70, 17 आ जाएगा, ठीक है, 11 रेशियो 17 आ गया। अब करना क्या है, यहाँ तक आप पहले समझ जाइए, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब करना क्या है कि हम करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे, ये 17 है, 17 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 14 से। 17 है, 17 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 14 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, 17 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 14 से, और 11 की मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा 20 से। 11 की मैं मल्टीप्लिकेशन किससे करूंगा, तो 20 से करूंगा। तो क्या आएगा मेरे पास, अगर मैं 14 को 17 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, तो देखेंगे मल्टीप्लाई करके, 17 मल्टीप्लाई बाय 14, टू 38 आ जाएगा। 17 को मैं 14 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आएगा, 238, 238 आ जाएगा। 11 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आएगा, 220 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, 220 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, इन चारों को लिखा, लिखने के बाद मैंने इनका बीच का गैप निकाला, 22 और 34 आया। मैंने इनका रेशियो ले लिया, 11:7 आ 11:17 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, 17 को मैंने मल्टीप्लाई किया 14 से, और 11 को मैंने मल्टीप्लाई किया 20 से। तो मेरा आ गया 238 और 220, 238 और 220। अब मैं क्या करूंगा, ये लिख लेने के बाद अब एक छोटा सा स्टेप और रह रहा है, क्या कि मैं अब इनके बीच का गैप देखूंगा। इनके बीच का गैप कितना आ रहा है, तो इनके बीच का गैप आ रहा है सर 18, 18 आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया वैल्यूज का गैप हो गया। अब मैं रेशियो का भी गैप लूंगा, अब मैं रेशियो का भी गैप लूंगा कि इनके बीच का गैप कितना आ रहा है। आप बताएंगे सर 6 आ रहा है, इनके बीच का कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब मैं इसको क्रॉस करूंगा तो कितना आएगा, 3, कितना आएगा 3, तो 3 हो जाएगा हमारा आंसर। यानी उस इन चारों में अगर मैं 3 को अगर मैं माइनस करता हूं तो वह सारी संख्याएं आपस में समानुपाती हो जाएंगी। आई बात समझ में, एक बार इसको फिर से देखते हैं, ये थोड़ा टिपिकल है, एक बार में नहीं समझ में आएगा, फिर से देखते हैं। 14 है, 14:36 दिया हुआ था हमारे पास, फिर प्रपोर्शन 20 एंड 54 दिया हुआ था। तो हमने किया क्या, सबसे पहले कि 14 और 36 का हमने गैप लिया तो आया 22, फिर 20 एंड 54 का गैप लिया तो 34 आ गया। फिर हमने क्या किया कि इसका रेशियो लिया, 11:17 आ गया। फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया,
क्रॉस मल्टीप्लाई कराए, 17 को 14 से, 11 को 20 से, तो 238 एंड 220 आ गया। इतना कर लेने के बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम दोनों का गैप लेंगे, नंबर्स का भी और रेशियो का भी। तो नंबर्स का पहले गैप लेंगे तो 18, रेशियो को लेंगे तो 6, इसको डिवाइड करेंगे तो 3, तो 3 हो जाएगा हमारा आंसर। हम चाहें तो इसको 36 भी कर सकते थे, जैसे मैंने अगर 17 का मल्टीप्लाई किया 14 से, तो आप चाहो तो 17 को 36 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहले से करो चाहे दूसरे से करो, आंसर सेम आना है। लेकिन अगर आप 70 को 36 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 11 को भी 54 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आप 20 से नहीं कर पाओगे। यानी सेम वैल्यूज के साथ ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट से तो फर्स्ट, सेकंड है तो सेकंड से, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3, और यही हो जाएगा हमारा आज का आंसर, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। हमारा पहला पार्ट भी खत्म हो चुका और ये हमारा मैथ्स का सेकंड पार्ट भी खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।